नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सॉल्यूशंस विद अश्विन सर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। जिस तरह से मेरे पिछले वीडियो को आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, दिख रहा है कि आप मेरे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको मेरा मैटर पसंद आ रहा है और जो कंसेप्ट की चीज़ें और फैक्ट की चीज़ें मिक्स करके मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही आपके दिमाग में बस रही हैं। तो अकबर की एंट्री में थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, क्योंकि इस बीच में मैंने शेर शाह सूरी और जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उस पर वीडियो बनाया था। तो चलिए आज मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं और अकबर और मुग़ल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बात करते हैं। दरअसल ये सुदृढ़ीकरण वर्ड अपने आप में अकबर की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कि सुदृढ़ीकरण वर्ड, इस्टेब्लिशमेंट, क्यों मैंने ये वर्ड डाला है, जब आप इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। अकबर के लिए मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, ये पार्ट 1 है। कैसे अकबर को पढ़ना है हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अकबर का जो टाइम लाइन पीरियड है पूरा, मतलब अगर इनके जन्म से हम काउंट करें तो 1542 से 1605 है, लेकिन इनका शासन काल रहा है 1556 से 1605, जब 13 माह की उम्र में ये गद्दी पर बैठे। पूरा नाम तो सबको पता है इनका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमको 2 पार्ट अकबर के समझने हैं। पार्ट 1 जो ख़ास तौर पर आज का वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा इसकी आरंभिक समस्याएं, अकबर की इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थी, युद्ध और साम्राज्य विस्तार कहाँ तक अकबर ने किया, अफ़गानों और राजपूतों से इसके संबंध कैसे थे। देन जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं अकबर की धार्मिक नीतियाँ, रिलीजियस पॉलिसीज़ बताऊँगा, राजपूत पॉलिसी, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, इसके सैनिक सुधार पे हम डिस्कशन करेंगे, सामाजिक नीति देखेंगे, स्थापत्य क्या क्या इसने बनवाया, बुलंद दरवाज़ा का नाम आपने सुना होगा, और राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर की गिनती एज अ नेशनल किंग क्यों होती है हमारे बीच में, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इंट्रोडक्शन तो आपको अकबर का पता ही है, फॉर्मेलिटी मैं निभा देता हूँ। देखिए, जन्म अकबर का 1542 में हुआ, और जैसा कि हुमायूं के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हुमायूं के ख़राब समय में उसके मित्र राणा वीर साल ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी। तो 1542 में राणा वीर साल के किले में ही, जो कि अमरकोट में है राजस्थान में, अकबर का जन्म हुआ। मतलब अकबर का जो शुरुआती लालन पोषण था वो एक हिंदू संस्कृति के अधीन ही था। पिता इनके हुमायूं थे, जिनका टाइम पीरियड हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 1530 से 56, और यही टाइम पीरियड भी शेर शाह सूरी का ही रहा। कुछ युद्ध मैंने आपको बताए थे हुमायूं के, महत्वपूर्ण हैं, जो आपको एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे कि चौसा का युद्ध, जिसमें वो शेर शाह सूरी से हार गए थे, कन्नौज में भी हार गया, लेकिन मच्छीवाड़ा के युद्ध में वो रीस्टैब्लिश करते हैं मुग़ल एम्पायर को, जब वो शेर शाह सूरी के पुत्र को हराते हैं। अकबर की माँ का नाम गुलबदन बेगम था, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। और अकबर की शुरुआती जीवन की जो पृष्ठभूमि है वो शुरू होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध से, द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत। तो इसी पृष्ठभूमि में हम अकबर को आगे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनिशियल प्रॉब्लम्स अकबर की जो थी, वो सबसे पहली प्रॉब्लम थी उसकी खुद की उम्र। 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर खुद गद्दी पर बैठता है, और उस समय जब हुमायूं सीढ़ियों, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं की जब मृत्यु होती है, तो उस समय अकबर कालानौर यानी पंजाब का गवर्नर था और अफ़गानों के विद्रोह को दबा रहा था, सिकंदर शाह सूर से लोहा ले रहा था। अब यहाँ पर 3 पॉइंट उस समय उसके सामने थे, 3 मेजर प्रॉब्लम्स उसके सामने थी। पहली अगर देखें, नंबर ए हम देखें तो कठिन परिस्थिति में उसको विरासत मिली थी। मतलब हुमायूं ने जो उसको राज्य सौंपा था वो भी कच्चा सा था, पका नहीं था। दिल्ली आगरा क्षेत्र में अकाल पड़ चुका था, और इसी अकाल की वजह से बाद में दिल्ली आगरा में महामारी फैल रही थी। देन बी पॉइंट देखें तो पंजाब के उत्तर पूर्वी किनारे पर अफ़गानों से खतरा था। जैसा कि मैंने अभी बताया, अकबर इनसे लोहा ले रहा था, इनसे शक्ति प्रदर्शन में बिजी था। दिल्ली आगरा क्षेत्र के मुग़ल हाकिम जो थे, जो कि हुमायूं के अधीन कार्य कर चुके थे, दे सर्व्ड अंडर हुमायूं, वे सभी बहुत असंगठित थे, अनऑर्गेनाइज थे, उनका कोई नेता नहीं था। और इसका मतलब सिंपल सा था कि जो केंद्रीय सत्ता थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बहुत ही कमज़ोर थी, ख़ास तौर पे मुग़लों के परिप्रेक्ष्य में। देन आदिल शाही वंश स्वयं को मजबूत कर रहा था। आदिल शाही वंश
दरअसल ये थे शेरशाह के भतीजे, और बंगाल क्षेत्र पर भी इनका कब्ज़ा हो चुका था अफ़गानों का। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसे हमें प्रॉब्लम के रूप में नहीं, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, राजपूत बराबर से मुग़लों को चुनौती दे रहे थे। तो ये सब समस्याओं के बीच में, ये इनिशियल प्रॉब्लम्स के बीच में अकबर की ताजपोशी होती है, अकबर को गद्दी मिलती है। अब यहाँ पर शुरू होता है बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि का बैकग्राउंड। कैसे? दरअसल 2 घटनाएं यहाँ पर होती हैं जो लगभग सेम समय में हुई। 1556 में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील या वज़ीर नियुक्त किया। बैरम खां ने खाना पदवी धारण की और मुग़ल सेना को एकत्र करना शुरू किया मजबूती के साथ। इसी समय मोहम्मद आदिल शाह सूर, जो कि शेर शाह सूर का भतीजा था, उसका एक सेनापति सिपा सालार था हेमू। कई इतिहासकार इसको अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं, लास्ट हिंदू किंग ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री। इसने विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी, विक्रमादित्य या विक्रमाजीत आप बोलें तो ये जो आदिल शाह सूर था, जो शेर शाह का भतीजा था, ये चुनार से लेकर बिहार की सरहद तक का क्षेत्र इसके कब्ज़े में था। यानी लगभग देखा जाए तो संपूर्ण पूर्व भारत और उत्तर भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा। और हेमू को इसने विक्रमाजीत की उपाधि दी, जो कि 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, और अपना वज़ीर बनाया, और मुग़लों को बाहर निकालने का काम इसने हेमू को सौंप दिया। अच्छा, इसी दौरान हेमू ने क्या किया, दिल्ली पर जल्दी से जल्दी कब्जा करने के लिए द्रुत गति से, स्पीड से कूच किया दिल्ली की तरफ। सबसे पहले उसने आगरा पर अधिकार कर लिया और एक तीखी लड़ाई में दिल्ली के पास मुग़लों को हरा दिया। ऐसा नहीं था कि मुग़लों ने हेमू को शुरुआत में टक्कर नहीं दी थी, लेकिन मुग़ल हार गए। अब सीधे तौर पर अकबर और हेमू की भिड़ंत होनी थी, क्योंकि मुग़ल दावेदार तो अकबर था। अब यहाँ 2 पॉइंट्स समझ लीजिए। एक तो हेमू की सेना में अफ़गान ज़्यादा थे, ये मैंने ऊपर यहाँ लिख दिया है। दूसरी बात, यहाँ विक्रमाजीत केवल एक उपाधि थी जो बाद में अकबर ने अपने हिंदू हाकिमों को भी प्रदान की। मतलब विक्रमाजीत टाइटल लेने का मतलब ये नहीं था कि हेमू बिकम अ इंडिपेंडेंट किंग, कि कोई एक स्वतंत्र राज्य शासक बन गया था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि हेमू ने स्वयं को स्वतंत्र शासक बना लिया। अगर हेमू ऐसा करता तो याद रखिएगा, उसकी सेना में जो अफ़गान या दूसरे और भी शासक या सूबेदार थे, वो विद्रोह कर सकते थे। और अंतिम हिंदू शासक होने की यहाँ कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हेमू की सेना में, जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर अफ़गान सैनिक थे, तो वो एक सिपा सालार के तौर पर था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में पानीपत का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। कहते हैं कि मुग़लों की सेना हेमू से कम थी, लेकिन हेमू जो था, उसकी आंख में धोखे से एक तीर आकर लग गया और वो मूर्छित होकर गिर गया हाथी से। तो फाइनली हेमू की जो सेना थी वो तितर-बितर हो गई, और बैरम खां ने हेमू को जाकर पकड़ लिया और इसको मृत्युदंड दिया। और फाइनली मुग़लों की पानीपत के द्वितीय युद्ध में जीत हुई, जैसा कि वो पहली विजय से देखते आ रहे थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में भी जीते थे और अब दूसरे युद्ध में भी जीत गए। अब हम देखते हैं अकबर एज अ किंग। अब यहाँ पर बैरम खां ने अकबर को सुल्तान घोषित किया, बादशाह घोषित किया, और खुद उसका वज़ीर बन गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एज अ किंग शुरुआत तौर पर अकबर के 2 टर्म पीरियड चलते हैं, लगभग ये पैरेलल हैं। एक 1556 से 60 है, जब बैरम खां वज़ीर के रूप में अकबर को अपनी सेवा प्रदान करता है, और दूसरा 1560 से 62, जिसको पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन कहते हैं। अगर हम बैरम खां का ये युग देखें तो बैरम खां जो था, ये वही रहीम खाना का पिता था, जिसको बाद में अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। अब बैरम खां धीरे धीरे अपने सगे संबंधियों को प्रशासन में बड़े बड़े पद दे रहा था, और एक तरह से दम्भी बन चुका था, ज़िद्दी बन चुका था, और वह ये नहीं समझ रहा था कि अकबर जो है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। मतलब वो टीनेज से निकलकर अब युवा अवस्था में पहुंच रहा है। एज अ किंग वो अपने शासन को भोगना चाहता है। तो बहुत दिनों तक इस तलखी को दूर करने के लिए अकबर ने अपने पत्ते सावधानी से चले। उसने क्या किया, वह शिकार के बहाने आगरा से निकलकर दिल्ली पहुंच गया,
और उसने दिल्ली में जाकर एक फरमान जारी किया कि बैरम खां को उसके पद से हटाया जाता है और बाकी जितने भी अमीर हैं जो बैरम खां के साथ मिलकर कार्य करते हैं वो दिल्ली आकर अपनी वफादारी दिखाएं। बैरम खां तुरंत समझ गया कि यहाँ पर अब अकबर उसका दमन चाहता है। हालांकि उस समय भी याद रखिएगा बैरम खां ने विद्रोह नहीं किया, लेकिन जो बैरम खां के विद्रोही अमीर थे वो बार बार बैरम खां को उकसा रहे थे और तिलवाड़ा के युद्ध में मुग़ल सेना ने बैरम खां को पराजित कर दिया क्योंकि बैरम खां ने विद्रोह कर दिया था। परास्त होकर बैरम खां जो था वो अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उसके सामने क्लियर दो ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन था कि या तो तुम मक्का मदीना की यात्रा पर चले जाओ और दूसरा ऑप्शन था कि मुग़ल दरबार में ही रहकर यानी दिल्ली में रहकर मेरी सेवा करो। अकबर ने मक्का जाने का निर्णय लिया, बैरम खां ने मक्का जाने का निर्णय लिया और गुजरात जाते समय मक्का के ही रास्ते में एक अफ़गान ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन अकबर ने यहाँ बड़ी समझदारी दिखाई। बैरम खां के पुत्र रहीम खां ने खाना को गोद ले लिया और उसकी बेवा से विवाह कर लिया। इसी बीच 1560 से 62 का पर्दा शासन भी आता है। पर्दा शासन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये युग था धायमा जो उसकी थी महामनगा, अकबर की एक तरह से गार्जियन थी, उसका पुत्र आदम खां एंड देन उसकी पुत्री जीजी अनगा, यही शासन के सर्वे सर्वा थे। लेकिन कई इतिहासकार इस बात को डिनाई करते हैं कि शासन में इस समय तक केवल इनकी ही चलती थी। अकबर की बात को नकारना इतना आसान नहीं था क्योंकि अकबर के जो मिर्ज़ा और जो हाकिम होते थे वो भी अपना प्रभाव छोड़ते थे। खैर, बाद में महाम अनगा की मृत्यु के बाद और आदम खां को जब अकबर ने छत से फेंकवा दिया तो ये टाइम पीरियड भी चला गया। अब हम बढ़ते हैं अकबर के एक्सपेंडिशन की तरफ, इसके वॉर्स की तरफ, युद्ध की तरफ। यहाँ पर दो बातें इनिशियल तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात आपको याद रखना है कि अकबर की जो अपब्रिंगिंग थी यानी उसका जो लालन पालन हुआ था शुरुआती तौर पर वो एक हिंदू कल्चर में हुआ था क्योंकि उसका जन्म ही अमरकोट में हुआ और राजपूत घराने में वह पला बड़ा था और वो ये भली भांति समझ चुका था अपने स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में 13-14 साल की उम्र तक कि राजपूत भारत की सबसे दुर्दांत ताकत हैं और अकबर इनकी महत्ता को समझता था। अभी मैं इसको ज़रा डिटेल में आपको बताऊंगा। देन यहाँ पर एक बात और अकबर के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अकबर के पास समय भी था, मतलब ही हैज़ इनफ टाइम। देन उसके पास सैन्य बल भी था, मतलब धीरे धीरे उसकी सेना मजबूत हो रही थी, ख़ासतौर पे बैरम खां के दमन के बाद। तो अकबर ने यहाँ पर सुलह कुल की नीति अपनाई। इस सुलह कुल की नीति में दोनों चीज़ों का योगदान था, मतलब इसमें युद्ध भी था और सुलह भी करने को अकबर तैयार रहता था। मतलब क्या हुआ, अकबर से पूर्व सभी शासक राजपूतों से हमेशा युद्ध में उलझे रहते थे। तो जो शेष भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया होता था, उसको वो जीत ही नहीं पाते थे क्योंकि आए दिन राजपूत एकजुट होकर सभी शासकों को चुनौती देते रहते थे। तो अकबर को ये इस बात का एहसास था कि राजपूतों से युद्ध करने के बजाय क्यों ना उनसे सुलह की जाए। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और राजपूतों के महत्व को ज़रा अकबर की कुशल नीति को उदाहरण के रूप में देखते हैं। मतलब हम इन दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं, कैसे अकबर ने राजपूतों के महत्व को समझा, कैसे उनका फ़ायदा भी उठाया और कैसे उनसे मित्रता भी हासिल की और इसमें राजपूतों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे यदि राजपूतों से अकबर मित्रता करता है तो क्या फ़ायदा होता है भाई? पहला फ़ायदा तो ये होता है कि अफ़गानों, उज़्बेकों से निपटा जा सकता था राजपूतों की शक्ति के बल पर और मुग़ल राजपूत गठबंधन के तौर पर। देन मुग़लों की जो विदेशी छवि, जो एक फॉरेन इमेज प्रेजेंट होती थी अब तक, उसको हटाने में भी राजपूत मदद कर सकते थे। इसके साथ साथ राजपूत वफ़ादार भी थे और बहादुर भी थे, वीर भोगे वसुंधरा में बिलीव करते थे। इसलिए जिन शासकों ने स्वयं समर्पण किया उनसे अकबर ने हमेशा घरेलू संबंध रखे। घरेलू संबंध का मतलब मेरा वैवाहिक संबंधों से है। युद्ध में परास्त होने के पश्चात, मतलब जिनको अकबर परास्त कर देता था, समर्पण करने वाले के साथ भी नरमी बरतता था और ऊंचे पद देता था। ही हैज़ गिवन अ हाईएस्ट पोस्ट। ऐसा नहीं था कि उनको ऊंचे पद, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बाज बहादुर का देता हूँ। जब मालवा को जीत लिया गया तो बाज बहादुर जंगल जंगल भटक कर अकबर के दरबार में पहुंचा और फाइनली बाज बहादुर को मनसबदार नियुक्त कर दिया गया।
तो अब इसी समझदारी में एक बात और मैं आपको बताता चलूँ अकबर से रिलेटेड, राजपूतों का इसमें क्या फ़ायदा था। जब राजपूत एक अंडर मुग़ल किंग, जो नेशनल किंग के रूप में कार्य कर रहा था, उसके अंडर में काम कर रहे थे मुग़ल दरबार में, तो उनमें भी ये आपस में जो बार बार के युद्ध होते थे, जो क्षेत्रीयवाद बढ़ता था, वो कम हुआ और उनको भी एहसास हुआ और उनको भी मौका मिला अपनी जो एक युद्ध कला था उसको प्रदर्शित करने का। देन इसके साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने का। राजा मान सिंह का अगर आप उदाहरण लें तो वो कहते हैं कश्मीर जब वो जाते हैं या बलूचिस्तान जाते हैं युद्ध को दबाने के लिए, विद्रोहों को, तो वो देख कर दंग रह जाते हैं कि भारत का यह एक भाग भी है जिससे मैं अनिभिज्ञ हूँ। तो राजपूतों का भी इसमें फ़ायदा था। खैर, अब अभियान देखते हैं। सबसे पहला जो अभियान था अकबर का वो मालवा में हुआ 1561 में। यहाँ पर अधम खां ने अटैक किया था। कहते हैं कि रानी रूपमती के ऊपर उसका मन आ गया था। अधम खां को हालांकि इस अटैक करने के जुर्म में, क्योंकि यहाँ का काफ़ी सोना अधम खां हड़प गया था, अकबर ने छत से फेंकवा दिया था, क्योंकि अधम खां ने यहाँ काफ़ी घोटाला किया था। यहाँ शासक बाज बहादुर थे, फेमस संगीतज्ञ थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती की जो समाधि है वो आज भी उज्जैन में है और बाज बहादुर को बाद में अकबर ने काफ़ी सम्मान भी दिया। इसी दौरान 1561 में अकबर ने चुनार को भी जीता। 1564 में गढ़कटंगा की ओर अकबर ने कूच करने का निर्णय लिया। अकबर तो नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं आसफ़ खां का नाम लूँगा, जो अकबर का एक अन्य सिपह सालार था। दरअसल ये जो गढ़कटंगा या गोंडवाना था, इसके संस्थापक थे अमनदास और इसकी राजधानी थी चौरागढ़, जबलपुर के पास। और यहाँ के शासक हुआ करते थे वीर नारायण, जिनकी विधवा संरक्षिका हुई महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। कहते हैं कि अगर इसके बारे में, इनके रानी दुर्गावती के बारे में, कि एक बार अगर इन्हें पता चल जाए कि जब ये शेर के शिकार पर निकलती थी, तो एक बार इनको पता चल जाए कि अगर शेर दिख गया है तो ये तब तक जल ग्रहण नहीं करती थी जब तक उसका शिकार न कर लें। काफ़ी वीर राजकुमारी थी। आसफ़ खां ने इनके इलाके में आक्रमण किया। और याद रखिएगा, जो गढ़कटंगा का इलाका था गोंडवाना का, ये गोंड और राजपूत रजवाड़े दोनों इसमें शामिल थे। तो जब यहाँ पर आक्रमण हुआ ना, तो जो राजपूत रजवाड़े थे उनको एक मौका मिला इस गढ़कटंगा से मुक्त होने का, तो वो इस लड़ाई से अपने आप को थोड़ा सा साइड कर गए। हालांकि यहाँ पर जो चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी वो सिर्फ आसफ़ खां की सेना का मुआयना करने के लिए बस गई थी, लेकिन काफ़ी छोटी सेना लेकर गई थी और उनको ऐसा लगा कि उनके ऊपर आक्रमण हो गया। तो जब वो घिर गई तो काफ़ी वीरता से हालांकि वो लड़ी, तो फाइनली उन्होंने खुद को खंजर भोंक लिया और आत्महत्या कर ली। बाद में अकबर ने जो ये राज्य था वो यहाँ के चंद्र शाह जो शासक थे उनको लौटा दिया और उसके बाद फिर शायद ही कोई अभियान गढ़कटंगा या गोंडवाना भेजा गया। अब राजपूताना को जीतने का प्रयास शुरू किया गया। इसके बाद यहाँ पर अकबर ने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया 1562 के, ख़ास तौर पर एरा के आसपास। इस समय अकबर अजमेर की यात्रा पर गया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पर। अकबर जब यहाँ पर गया तो उसकी मुलाकात राजा भारमल, जो आमेर के शासक थे, बिहारी मल, उनसे हुई। राजा भारमल बोलिए बिहारी मल। इस समय दरअसल हुआ ये कि अकबर की सेना का एक जो हाथी था वो थोड़ा सा बिदक गया। तो अकबर राजपूतों की वीरता देखकर काफ़ी दंग रह गया कि बाकी मुग़ल सैनिक सब अफरा तफरी मची थी, लेकिन राजपूत सैनिक अकबर को घेर के खड़े हो गए। आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखी होगी तो उसका उल्टा सीक्वेंस दिखाया है, हालांकि वो थोड़ा सा फिक्शनाइज्ड है, यहाँ पर रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। इसी समय राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरका बाई का हाथ अकबर के हाथ में सौंपने का प्रस्ताव दिया। तो अकबर का यहाँ पर राजपूतों से वैवाहिक संबंध शुरू हुआ और हरका बाई से उन्होंने विवाह किया। देखिए, यहाँ पर एक बात और बता दूँ, ऐसा नहीं था कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध मुस्लिम शासकों के पहली बार थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से चला आ रहा था, ये परंपरा चली आ रही थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अकबर ने निर्णय लिए, खासतौर पे जब वो राजपूतों से रूबरू हुआ। तो वो निर्णय क्या थे? 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। अब ये दास प्रथा यानी जो सर्फडम प्रक्रिया थी, ये दो तरीके से बंद की गई। एक तो जो रेगुलर दास प्रथा चली आ रही थी, बाउंडेड लेबर, उसको समाप्त किया गया। एक युद्ध में हारने के बाद जो लोग पकड़े जाते थे उनको भी दास बनाना बंद किया गया।
देन 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स यानी कि जो तीर्थ यात्रा कर था उसको भी रिमूव कर दिया, हटा दिया। ये हिंदुओं के लिए बहुत राहत की बात थी। और 1564 में जजिया को भी अकबर ने वापस ले लिया, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने 8th सेंचुरी में शुरू किया था। अब 1567 में अकबर चित्तौड़गढ़ का घेरा डालता है। याद रखिएगा, मध्य राजस्थान का चित्तौड़गढ़ प्रवेश द्वार कहा जाता था, और यहाँ के जो राणा थे उदय सिंह, वो अपने सामंतों के भरोसे इस किले को सौंपकर जंगलों में छुप गए। अकबर ने यहाँ पर आक्रमण जब किया तो जयमल और फत्ता सिंह भी कहते हैं इसको, इन्होंने गजब की वीरता दिखाई, 2 सेनापति थे, और अकबर ने यहाँ पर बहुत बड़ा सामूहिक कत्लेआम करवाया। ये भी अकबर का एक, बोल सकते हैं कि अकबर के ऊपर एक धब्बे जैसा है, लेकिन इसके बाद अकबर इन सब चीज़ों से बच गया। और जयमल और फत्ता की वीरता देखकर इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ अकबर कि इनकी प्रतिमा इसने आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर बनवाई है, जो आगरा का किला अकबर ने बनवाया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको मैं। हाथी पर सवार हैं दोनों, कभी आप जाइए आगरा तो देखने मिलेगा आपको। इसी बीच कुछ स्वेच्छा से भी समर्पण करने वाले राज्य थे अकबर के, जो सपोर्ट में आ रहे थे, जैसे कि आमेर, जो अभी ऊपर मैंने बताया 1562 में भारमल राजा थे, मारवाड़ 1570 ईस्वी में चंद्रसेन, जैसलमेर 1570 में हरराय राजा थे यहाँ के, और बीकानेर जहाँ कल्याणमल थे। देन इसी दौरान अकबर ने रणथंबोर, कालिंजर, मेड़ता और मेवाड़ को भी जीत लिया। अब यहाँ पर आक्रमण तो किए गए, लेकिन इनमें सबसे जो अभेद किला था वो मेवाड़ का ही था। रणथंबोर, कालिंजर, मेड़ता को तो जीता गया, लेकिन मेवाड़ अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। इसकी स्टोरी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विजय और है अकबर की, जिसको हम गुजरात विजय के नाम से जानते हैं। ये विद्रोही राज्य की तरह बर्ताव कर रहा था, रिबेलियन स्टेट की तरह। अब गुजरात विजय ज़रूरी क्यों थी? पहला कारण तो ये था, बहुत ही सिंपल सा, कि समृद्धि और विश्व व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। और यहीं अकबर ने पहली बार, याद रखिएगा, समुद्र भी देखा था जब अकबर गुजरात जाता है। तो अकबर बड़ी स्पीड से, द्रुतगामी गति से यहाँ पहुँचता है। करने का रीज़न था दिल्ली से हटकर, दिल्ली से जिन मिर्ज़ाओं को हटाया गया था वो गुजरात में शरण ले चुके थे। और दूसरा रीज़न था गुजरात पर आक्रमण करने का, जो पुर्तगाली थे धीरे धीरे वो अपने आप को शक्तिशाली कर रहे थे और गुजरात को अपना एक ट्रेड सेंटर यानी व्यापारिक स्थल बना रहे थे। तो फाइनली अकबर ने गुजरात विजय की, गुजरात पर आक्रमण किया, और इसी की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया है, फतेहपुर सीकरी में है, जो जहाँ से आपको पूरा फतेहपुर सीकरी और आगरा शहर नज़र आएगा। कुछ अन्य अभियान भी अकबर के थे, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 1574 से 76 के बीच में बंगाल बिहार को जीतता है, 1581 में काबुल, 86 में कश्मीर, 91 में सिंध, 90 से 91 के बीच में उड़ीसा, 95 में बलूचिस्तान और उसी समय कंधार। बलूचिस्तान के विद्रोह के दौरान ही अकबर के जो अभिन्न मित्र थे बीरबल, उनकी डेथ हो गई थी। अब हम आते हैं अकबर और महाराणा प्रताप मेवाड़ के मुख्य हल्दी घाटी के युद्ध की तरफ 1576 में। महाराणा प्रताप इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है हमारे लिए, आज भी राजस्थान के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इनका नाम है। अब दरअसल चित्तौड़ विजय जब अकबर की हुई, चित्तौड़गढ़ का किला अकबर ने जब जीता, उसके बाद अकबर के फेवर में काफ़ी कंडीशंस आ गई थी। अधिकांश राजपूत जो थे वो अकबर की अधीनता मान चुके थे। अब इससे हो क्या रहा था, जैसलमेर, बीकानेर, आमेर ने अकबर से वैवाहिक संबंध बना लिए, लेकिन जो मेवाड़ था वो अकेला राज्य था जो दृढ़ता से विरोध करता रहा था अकबर का। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि चित्तौड़ उसके आसपास का मैदानी भाग मुग़लों के अधीन था जो मेवाड़ से टच करता था, लेकिन उदयपुर और आसपास के पर्वतीय भाग राणा के अधीन थे। मतलब जो मुख्य भाग था मेवाड़ का वो राणा प्रताप के पास था। और यहाँ पर जो राणा प्रताप थे वो एक स्वाभिमानी शासक थे। 1572 ईस्वी में, याद रखिएगा, राणा प्रताप को गद्दी मिलती है जब वो गद्दी पर बैठते हैं,
और यहाँ पर 1572 से 76 के बीच में अकबर अपने कई प्रतिनिधि मंडल भेजता है राणा प्रताप के पास, कई दूतों को भेजता है। इनमें मान सिंह, भगवंत दास, राजा टोडरमल थे। और कहते हैं कई बार बात बिल्कुल बन ही गई थी, लेकिन मामला अटकता यहाँ पर था कि स्वाभिमानी राणा स्वयं मुगल दरबार में आने को तैयार नहीं थे। राणा प्रताप के लिहाज से बिल्कुल सही था, अकबर के लिहाज से भी सही था, क्योंकि अकबर अब एक नेशनल किंग बन चुका था। अच्छा, एक बात और, 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, उसके पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊं। यहाँ पर लोग इसको थोड़ा सा ऐसा भी जोड़ते हैं कि राणा प्रताप ने जो थी मान सिंह की काफ़ी बेइज्जती की या भगवंत दास को इज्जत दी। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। राणा प्रताप एक वीर पुरुष थे और उन्हें उतना ही सम्मान दिया जो एक राजा दूसरे राजा को या दूत को देता था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। राणा प्रताप यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा। राणा प्रताप मुगल सेनापति राजा मान सिंह के अगेंस्ट लड़े। यहाँ हम इसको यहाँ लिखना चाहिए था, आप इसको देख लीजिएगा। राजा मान सिंह जो थे वो मुगल सेनापति थे और राणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के राजा। राजपूतों और अफ़गानों ने ज़बरदस्त वीरता दिखाई। यहाँ पर अकबर के आने की अफवाह जब मुग़लों के बीच में फैल गई, मतलब शुरुआत में राजपूत और अफ़गानों की मिक्स सेना थी राणा प्रताप की, जो राजा मान सिंह की सेना पे भारी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ गई कि अकबर अब युद्धस्थल में पहुंच गया है, तो मुग़लों में जोश भर गया और इस युद्ध के बाद जो थे राणा प्रताप वो थोड़ा सा पीछे हट गए और छापामार युद्ध की पद्धति उन्होंने अपना ली। हार के बावजूद याद रखिएगा स्वतंत्रता संघर्ष उन्होंने जारी रखा। यहाँ एक बात और बताता चलता हूँ आपको, अकबर की यहाँ पर जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी, यानी जो उसने धर्म की स्वतंत्रता हिंदू राजाओं को दी थी, वो अकबर के काफ़ी काम आई, क्योंकि जो राजपूतों का एक बड़ा तबका था वो अकबर के साथ था। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, लेकिन यहीं से इस युद्ध के परिणाम निकल कर आते हैं। एक तो अकबर के लिए राजपूतों को स्वायत्तता देकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना का जो उसका सपना था वो पूरा हो रहा था। राजपूतों को वो पूरी तरीके से फ्रीलांसर के तौर पे छोड़ देता था और उनको वतन जागीर देकर उनको अपने दरबार में रखता था। तो इस वजह से अकबर का एक विशाल साम्राज्य धीरे धीरे स्थापित हो रहा था। देन राणा प्रताप ने भी हार नहीं मानी, याद रखिएगा। वो भील सरदारों की सहायता से संघर्ष जारी रखते रहे। देन राणा प्रताप के लिए ये एक लंबा और कड़ा संघर्ष शुरू होने वाला था परिणाम के रूप में। छापामार युद्ध पद्धति, जैसा कि मैंने बताया आपको, इन्होंने इंट्रोड्यूस की। आगे जाकर मलिक अंबर, शिवाजी और बाजीराव ने इसको अपनाया, छापामार युद्ध पद्धति को। और यहीं से राजपूत शौर्य और बलिदान की राणा प्रताप की गौरवपूर्ण गाथा की शुरुआत होती है। काफ़ी कष्टों को झेलते हुए वो जंगलों में रहे। कई बार अंतहीन पीछा अकबर ने उनका किया, लेकिन किसी के हाथ नहीं आए। और फाइनली 1579 AD तक आते आते मुग़लों का जो दबाव था इन पर ढीला पड़ गया। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। इसके 2 रीज़न थे। एक तो बिहार बंगाल में विद्रोह भड़क गया, तो मेवाड़ में जो मुग़ल सेना थी उसको काफ़ी हद तक वापस बुला लिया गया। उत्तर पश्चिम की स्थिति भी थोड़ा सा डामाडोल थी, तो इस वजह से 1585 तक अकबर जो था वो लाहौर चला गया, वहाँ पर डटा रहा ताकि वहाँ के हाकिम विद्रोह ना करें। तो इसका लाभ उठाकर राणा प्रताप ने अनेक क्षेत्रों को वापस जीत लिया छापामार युद्ध पद्धति से और अपनी नई राजधानी बनाई चावड़, जो कि आज के डूंगरपुर के समीप है। 51 वर्ष की उम्र में राणा प्रताप का निधन हो गया। हालांकि बाद में इनके पुत्र से जहांगीर ने समझौता कर लिया था और मेवाड़ भी जो था वो मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन ये राणा प्रताप की एक वीर शौर्य गाथा है। हम तो बचपन से राणा प्रताप की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो ये अकबर के कुछ अभियान थे। इसके बाद साउथ इंडिया पर भी अकबर ने अटैक किए। पर्पस क्या था? एक तो अखिल भारतीय साम्राज्य की वो स्थापना करना चाहता था। दूसरा, गुजरात विजय के बाद, गुजरात का याद रखिएगा दक्कन से काफ़ी कनेक्शन था। अगर आप गुजरात को मैप में देखेंगे
तो ये खंबात की खाड़ी से लेकर ये दक्कन तक ज़बरदस्त व्यापार चलता था और अकबर की निगाह इस पर सीधे से थी। हालांकि गुजरात विजय के समय अकबर कहीं और बिजी था, लेकिन इसके बाद इसने पुर्तगाली की शक्तियों को रोकने के लिए दक्कनी रियासतों पर अटैक किया, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, खानदेश थे। तो 1551 ईस्वी में खानदेश पर अकबर का पहला आक्रमण हुआ, जिसको जीता गया। 1597-1600 ईस्वी के आसपास अहमदनगर को भी जीता गया और 1601 में असीरगढ़ का किला जीता गया, जो अकबर की अंतिम विजय थी। इसको मैं दक्षिण भारत की जो विजय है थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। एक बार ज़रा मैप जो मैंने लिया है नेट से, उस पर अकबर की विजय देख लीजिए, अकबर का साम्राज्य। उसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, आपको और क्लियरली दिख जाएगा। ये देखिए, मुग़ल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर, 1605 जब तक अकबर जीवित रहा, ये मुग़ल एम्पायर था अकबर का, काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। तो वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ इंडिया तक नेशनल किंग के रूप में अकबर ने शासन किया। दिल्ली, आगरा, अवध, कश्मीर, लाहौर, काबुल, अजमेर, अहमदनगर, खानदेश, देन धीरे धीरे नीचे गोलकुंडा और बीजापुर तक भी अकबर की सेनाएं पहुंच गई। इसको डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे जब अकबर की नीतियों और उसके सुधारों के बारे में बात करेंगे। तो थैंक सो मच। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।